भारत सरकार ने अड्डू शहर में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। यह शहर अवस्थित है। 4 देशों के नाम हैं सेनेगल, मालदीव, सेशल्स या पूर्वी तिमोर। आंसर है बी, मालदीव। दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश मालदीव, जिसके साथ भारत के संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन मालदीव में अब तक कोई वाणिज्य दूतावास भारत का नहीं था। अतः भारत सरकार ने मालदीव में राजनयिक मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए वहां के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को अपनी मंजूरी दे दी है। मालदीव में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, मालदीव के साथ हमारी जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मालदीव में लगभग 25,000 भारतीय भी निवास करते हैं। भारतीय समुदाय मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। दोस्तों, हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश मालदीव, जो सार्क का भी एक सदस्य है, उस देश की सुरक्षा और विकास में भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वहां कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना में भी भारत ने सहायता की है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखें कि भारतीय स्टेट बैंक, जो हमारा SBI है, वो फरवरी 1974 से ही मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लद्दाख में पैनी निगरानी करने के लिए भारत हेरॉन ड्रोन निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करने वाला है? A, USA, B, फ्रांस, C, रूस या D, इजराइल। आंसर है डी, इजराइल। दोस्तों, चीन से लगने वाली सीमा पर निगरानी रखने के लिए भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन प्राप्त करने वाला है। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने सितंबर 2020 में ही इजराइल के बने हेरोन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए अनुरोध किया था। दोस्तों, हेरॉन एक मीडियम एल्टीट्यूड का मानव रहित विमान अर्थात UAV है। इसे विशेष रूप से निगरानी और सर्वेलियंस ऑपरेशंस के लिए ही तैयार किया गया है, और इसे तैयार किया है किसने? IAI अर्थात इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। ध्यान रखिएगा, इसे तैयार किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। यह पूरी तरह स्वचालित है और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यानी इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी वो 30,000 फीट तक होगी। किसकी? इस हेरॉन ड्रोन की। इससे सीमा पर चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी लगभग 2 दशकों के बाद निम्न में से किस देश में पुनः प्रस्फुटित हुआ है? 4 विकल्प हैं: कांगो, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला अथवा चिली। आंसर है ए, कांगो। दोस्तों, इस ज्वालामुखी के विस्फोट से लगभग 5,000 लोगों को गोमा शहर में अपने घरों को खाली करना पड़ा और सीमा पार कर उसे पड़ोसी देश रवांडा भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कांगो में यह जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जहां पर हुआ है वो शहर है गोमा शहर। याद रखिएगा, कांगो का गोमा शहर, जहां पर इस ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ है। यह ज्वालामुखी अंतिम बार 2002 में फटा था और गोमा शहर में इससे भारी तबाही हुई थी। तो ध्यान रखिए, इसका जो प्रस्फुटन इससे पहले 2002 में हुआ था। इसका मतलब यह ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्ता अवस्था में ये मौजूद है। दोस्तों, मध्य अफ्रीकी देश कांगो अथवा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसी देश का नाम है। इसका पूर्व नाम जैरे था और कांगो की राजधानी किनशासा है। ध्यान रखना इस बात का। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने जा रही है? A, 7, B, 8, C, 9 अथवा D, 10। आंसर है C, 9 देशों में। दोस्तों, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय सार्वजनिक अथवा निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है।
दोस्तों आइए समझते हैं वन स्टॉप सेंटर है क्या। एक्चुअली वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत रूप से सहायता प्रदान करती है। ये जो वन स्टॉप सेंटर हैं, जिसे संक्षेप में OSC कहा जाता है, यह योजना निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह यानी 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद ऊषा मेहरा आयोग, ध्यान रखिएगा कौन सी आयोग, ऊषा मेहरा आयोग ने फरवरी 2013 में वन स्टॉप सेंटर की सिफारिश की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा कि ऊषा मेहरा आयोग ने 2013 में ही वन स्टॉप सेंटर की सिफारिश की थी। वर्तमान में भारत में ऐसे 700 वन स्टॉप सेंटर हैं और भारत सरकार की योजना है कि 2021 तक पूरे देश में 300 और ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ए प्रोफेसर CNR राव, बी अनिल काकोडकर, सी श्रीराम शंकर अभ्यंकर अथवा डी जयंत विष्णु नार्लिकर। दोस्तों इसका सही आंसर है ए प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल के समान माना जाता है। यह सम्मान उन्हें रोम, इटली में अक्टूबर 2021 में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें, प्रोफेसर CNR राव को जो ये पुरस्कार मिला है अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो इस क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। इसी को ध्यान में रखकर 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड उन्हें दिया गया है। यह भी याद रखें कि इसे दिया जाएगा इटली की राजधानी रोम में अक्टूबर 2021 में। दोस्तों भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को विश्व के 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। ध्यान रखिए 4 फरवरी 2014 को प्रोफेसर राव को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 4 फरवरी 2014 को। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखेंगे कि CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पश्चात भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे तीसरे वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 वैज्ञानिकों को ही अब तक यह भारत रत्न मिला है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। CV रमन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अब प्रोफेसर राव को। प्रोफेसर राव 2 टर्म 1985 से 1989 जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और फिर 2005 से 2014 तक जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान वे प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी के राधाकृष्णन, सी कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन अथवा डी MS स्वामीनाथन। दोस्तों आंसर है ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए सम्मानित किया गया है। स्पेन की एस्टूरियस फाउंडेशन के अनुसार अमर्त्य सेन का जो कार्य है वो है भूखमरी पर अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं। लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों के बारे में उन्होंने जो बताया है, अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस पुरस्कार में ध्यान रखिएगा जोआन मीरो की एक प्रतिमा और 50,000 यूरो नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। उन्हें चुनाव में 95%, जी हाँ 95% मत प्राप्त हुए। वह सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अथवा 5वीं बार।
आंसर है सी, चौथी बार। दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद चुनाव में 95.1% मतों यानी 95.1% मतों से विजयी हुए हैं और वे चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस चुनाव के पश्चात पश्चिमी देशों ने, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने सीरिया में हुए इन चुनावों को सिर्फ एक दिखावा बताया है। वहीं सीरिया के मित्र राष्ट्र ईरान और रूस ने इन चुनावों का समर्थन किया है। दोस्तों, बशर अल असद शिया हैं और इस नाते ईरान सदा सीरिया का समर्थन करता आया है। दोस्तों, एक लंबे समय से सीरिया में बहुपक्षीय गृह युद्ध चल रहे हैं। यह सीरिया में राष्ट्रपति असद के नेतृत्व में सीरियाई अरब गणराज्य और कई अन्य घरेलू और विदेशी ताकतों के बीच लड़ा जा रहा है, जो सीरियाई सरकार के साथ साथ एक दूसरे का भी परस्पर विरोध करते हैं। अर्थात वे आपस में भी लड़ रहे हैं और सीरिया की सरकार यानी राष्ट्रपति असद की जो सरकार है उससे भी लड़ रहे हैं। तो यह जो अशांति है सीरिया में 2011 से ही चली आ रही है। भारत के किस राज्य में अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा हरियाणा। आंसर है बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मानसून के दौरान पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से अंकुर योजना की शुरुआत की है। जी हां, ये एक बहुत बेहतरीन योजना है पेड़ों को लगाने के लिए। अंकुर योजना, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इसके लिए प्रदेश के नगर पालिकाओं को लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गली गली में जाकर उनसे विनती करने की अपील की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में। अमेज़न कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। 4 विकल्प हैं, जेफ बेजोस, एंडी जेसी, सत्या नडेला और टिम कुक। आंसर है बी, एंडी जेसी। दोस्तों, अमेज़न कंपनी के नए सीईओ के रूप में एंडी जेसी की नियुक्ति की गई है। वे 5 जुलाई 2021 से अमेज़न कंपनी के सीईओ पद पर कार्य आरंभ करेंगे। कब से? 5 जुलाई 2021 से। एंडी जेसी वर्तमान में अमेज़न वेब सीरीज के सीईओ हैं। वे अब अमेज़न कंपनी के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। ध्यान रखें, अमेज़न कंपनी की स्थापना जेफ बेजोस ने ही की थी और अब तक इस कंपनी के सीईओ वे खुद थे, लेकिन अब इस पद पर उन्होंने एंडी जेसी को बिठाने का निर्णय लिया है। इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे कि अमेज़न कंपनी के जो संस्थापक जेफ बेजोस हैं, वे इस समय यानी वर्तमान में दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, सबसे रिच व्यक्ति हैं। उन्होंने अमेज़न की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना 1994 में की थी। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि अमेज़न कंपनी का जो मुख्यालय है ना, वो सिएटल में है और सिएटल अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। ध्यान से सुनना, ये वाशिंगटन राज्य में है सिएटल। वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी, लेकिन ये वाशिंगटन राज्य है। और सिएटल के बारे में ध्यान रखना, यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट, जी हां, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का भी मुख्यालय है और दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग का भी निर्माण इसी सिएटल शहर में होता है। इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे, सिएटल जो अमेज़न का मुख्यालय है। दोस्तों, प्रश्न में अन्य जो 2 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक है सत्या नडेला का और दूसरा टिम कुक का, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्या नडेला जो कि एक भारतीय हैं, वे वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। जो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओ हैं सत्या नडेला और ये भी सिएटल में ही मौजूद है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का भी मुख्यालय सिएटल में है। और दूसरी ओर टिम कुक एप्पल कंपनी, जी हां, एप्पल के सीईओ हैं। तो ये 2 मुख्य नाम याद रखेंगे, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट और टिम कुक एप्पल के। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष पद पर इनमें से किन की नियुक्ति हुई है? 4 विकल्प हैं, ए राकेश अस्थाना, बी RN श्रीवास्तव, सी जगजीत पवड़िया और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी जगजीत पवाड़िया। दोस्तों, जगजीत पवाड़िया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। वे अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बनी रहेंगी। इससे पहले लगभग 35 सालों तक
वे भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुकी हैं। अब वे सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। दोस्तों, पावड़िया इससे पूर्व 2007 से लेकर 2012 तक वियना ऑस्ट्रिया में नारकोटिक्स ड्रग आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य भी रह चुकी हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय अथवा कार्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। जैसा कि पता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो यहीं पर इसका मुख्यालय है। किसका? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। दोस्तों, प्रश्न के विकल्प में दो अन्य नाम जो हैं राकेश अस्थाना और आर.एन. श्रीवास्तव, तो आप याद रखिएगा राकेश अस्थाना वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक हैं, अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वे महानिदेशक हैं। कौन? राकेश अस्थाना। जबकि आर.एन. श्रीवास्तव उप महानिदेशक है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एनसीबी के। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट के कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल से ऊपर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स सेक्शन को ध्यान से पढ़ें। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट के साथ साथ थोड़ी गहराई में भी उतर कर पढ़ें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।